यस, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। समांतर श्रेणी अपन पढ़ चुके हैं और आज अपन गुणोत्तर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे कि गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है। इसके एग्जाम्पल सारे आज सॉल्व करेंगे। एक ऐसी श्रेणी जो किसी निश्चित संख्या से गुणा या भाग से बनती है उसको कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। जैसे पहला पद है a, इसको r से गुणा किया तो ar, फिर और r से गुणा किया तो r स्क्वायर ar क्यूब ar की घात n-1, यानी जो गुणा से बनती है वो होती है गुणोत्तर श्रेणी। कुल पद जैसे इसमें ये nवां पद आया, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो पहले पद में r की घात है 0, दूसरे पद में r की घात है 1, तीसरा पद है तो r की घात 2, यानी nवें पद में r की 1 घात कम है। तो कुल पद हो गए n, प्रथम पद हो गया a, और इसको कहते हैं सार्व अनुपात। r को क्या कहते हैं? सार्व अनुपात। समांतर श्रेणी में होता है सार्व अंतर d, और यहाँ होता है सार अनुपात r। और r की वैल्यू कैसे निकालते हैं? दूसरा पद बटे हुए पहला पद, यानी ar बटे हुए a, जो वो r आ जाएगा। b बटे हुए b दूसरा पद और a पहला पद। nवां पद tn होता है a r की घात n-1, एक घात कम। और n पदों के योग का जो सूत्र होता है Sn बराबर a 1 माइनस r की घात n अपॉन 1 माइनस r, या a r की घात n-1 अपॉन r-1। दोनों ही सूत्रों को कब काम में लेना? जब r की वैल्यू जो है 1 से छोटी है तो ये ऊपर वाला सूत्र काम में लेंगे, r 1 से छोटा तो ये वाला काम में लेंगे, और r की वैल्यू जब 1 से बड़ी है तो ये वाला काम में लेंगे। अब अनंत पदों का योग, ये तो है कि जब n पद दिए हुए तो ये दो फॉर्मूले काम में आते हैं। अब गुणोत्तर श्रेणी अनंत तक चल रही है तब उसके योग का फॉर्मूला था s इन्फिनिटी बराबर a अपॉन 1 माइनस r, जब r की वैल्यू क्या हो? 1 से छोटी हो। और r की वैल्यू जब 1 हो या 1 के बराबर हो तो उसका योग ही इन्फिनिटी हो जाता है, क्योंकि जैसे 1 या 1 से बड़ी हो, जैसे चल रही है 2, 4, 8, 16, यानी जब r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो जब उसके अनंत पदों का योग करेंगे तो वो इन्फिनिटी आएगा। 3 पद गुणोत्तर माध्य, 3 पद a c b अगर gp का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसेस में हो तो c अपॉन a बराबर हो गया b अपॉन c। जो अगर गुणोत्तर श्रेणी में तो जो इसका सार अनुपात होगा वही सार अनुपात इसका होगा, यानी c अपॉन a बराबर b अपॉन c। तो c स्क्वायर बराबर हो गया ab, या c बराबर हो गया वर्गमूल ab, जहाँ c जो है वो इन दोनों का गुणोत्तर माध्य है। यानी दो पदों के बीच में अगर कोई गुणोत्तर माध्य प्रविष्ट करना है तो रूट ए बी उसका गुणोत्तर माध्य होता है, और दो पदों के बीच में अगर समांतर माध्य एंटर करना तो a प्लस बी अपॉन 2 होता है। अब अपन कुछ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9, 1 से लेकर 8 तक के एग्जाम्पल समांतर श्रेणी के थे, और अब ये बुक के गुणोत्तर श्रेणी के एग्जाम्पल है जो अपन सोल्व करेंगे। एक श्रेणी दी हुई है गुणोत्तर श्रेणी 5, 25, 125 का 10वां और nवां पद ज्ञात कीजिए। a बराबर हो गया 5, r बराबर 25 बटे हुए 5 जो कि हो गया 5, या देखो यानी r बराबर 5 है तो 5 को 5 से गुणा किया तो 25, फिर 25 को 5 से गुणा किया तो 125, ये r हो गया। 10 tn का फॉर्मूला होता है a r की घात n-1, तो t 10 का फॉर्मूला, या a बराबर तो हो गया 5, r बराबर भी हो गया 5, और 10 का मतलब हो गया पावर हो गई 9 और 1 वापस से 10 की 10 हो गई। ऐसे tn का फॉर्मूला a r की घात n-1, अब 5 की घात -1 और +1 करके रह गई 5 की घात n, यानी जैसे दूसरा पद निकालना तो 5 स्क्वायर, तीसरा पद निकालना तो 5 की घात 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 2, 8, 32 का कौन सा पद 13, 10 बेहतर है? tn, यानी ये कौन सा पद का मतलब ये तो दिया हुआ है tn, और अपन को निकालना है n निकालना है। कौन सा पद यानी nवां पद, तो n अपन को निकालना है। a बराबर हो गया 2, और r बराबर 8 बटे हुए 2 4, 2 को 4 से गुणा किया तो 8 आ गया, 8 को 4 से गुणा किया तो 32 आ गया, यानी r बराबर हो गया 4। tn बराबर होता है a r की घात n-1, tn की जगह दिया 13, 10 72, 2 इंटू 4 की घात n-1। अब अपन को इस n की वैल्यू निकालने के लिए, n कहाँ है? घात में निकालने के लिए बाकी सभी संख्याओं को पक्षांतरण करके इधर भी आधार, इधर आधार 4 है, तो जब घात में वैल्यू निकालनी तो आधार क्या होना चाहिए? समान। पहले 2 गुणा में तो इधर गया तो भाग में, तो ये आंसर आ गया है। नेक्स्ट,
अब n की वैल्यू अगर अपन को निकालनी है तो इधर भी आधार जो ना वो 4 होना चाहिए। तो इसके अपने अभाज्य गुणनखंड किए ही है, बिना अभाज्य गुणनखंड के होगा ही नहीं। 2 की घात आ रही है 16 बराबर 4n-1। इधर आधार 2 है और इधर आधार है 4, इस 4 को भी लिख दिया 2 की घात 2। और वो 2 घात पर घात होते प्रघाते क्या होते, गुणा, तो इससे गुणा हो गई। अब आधार अगर समान हो गया है तो 2n-2 बराबर हो गया 16, 2n बराबर हो गया 18 और n बराबर हो गया 9, यानी कि 9वां पद जो है वो ये है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक गुणोत्तर श्रेणी में तीसरा पद तो है 24 और छठा पद है 192, तो 10वां पद ज्ञात कीजिए। तीसरा पद t3 बराबर हो गया 24। अब तीसरे पद को लिखते क्या है, a r²। एक घात कम होते हैं यहाँ, ये ध्यान रखना। जैसे समांतर श्रेणी में 5वां पद है तो a+4d लिखते थे, वैसे यहाँ ये लिख दिया। छठा पद 192, यानी a r की घात 5 बराबर 192। 10वां पद ज्ञात करने के लिए अपन को a की वैल्यू निकालनी होगी और r की वैल्यू निकालनी होगी। अब क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी गुणा में बनी हुई है तो यहाँ से इस तरह की श्रेणी को सॉल्व करने के लिए गुणा या भाग का मेथड ही काम में लेते हैं, प्लस माइनस काम में नहीं लेते हैं। तो किसी एक में समीकरण 2 में घात बढ़ी है तो 2 में 1 का भाग देने पर 1 का विलोपन हो रहा है। गुणोत्तर श्रेणी के जितने भी अपन इक्वेशन सोल्व करेंगे गुणा करने से ही विलोपन होगा, प्लस माइनस वाला विलोपन यहाँ नहीं होगा। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दिया तो a से a कैंसिल हो गया, r की घात 3 बराबर हो गया 8। 8 के गुणनखंड भी कर दिए, यानी r बराबर हो गया 8 की घात 1/3, जो कि है 2 के बराबर। अब r की वैल्यू पर समीकरण 1 में रखते हैं तो a × 2 का स्क्वायर बराबर 24, a बराबर हो गया 24/4 बराबर 6। अब t 10वां पद निकालना, t 10 किसके बराबर होता है, a r की घात 9। a की वैल्यू अपने पास 6 और r की वैल्यू अपने पास 2, तो 6 × 2 की घात 9, 2 को 9 बार लिख के गुणा किया तो ये आया है। जीपी दिया 1 + 2/3 + 4/9 के प्रथम n पदों का योग तथा प्रथम 5 पदों का योग ज्ञात कीजिए। पहले अपन फॉर्मूला लगे, a बराबर कितना है 1, r बराबर होता है दूसरा पद बटे हुए पहला पद, तो 2/3/1 जो कि हो गया 2/3। अब यहाँ ये देखना होगा कि ये छोटा है 1 से या बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर योग के 2 फॉर्मूले, तो 2/3 1 से छोटा है। तो Sn का फॉर्मूला होता है जब 1 से छोटा हो r तो a × 1 - r की घात n अपॉन 1 - r। r की जगह रखा 2/3, a की जगह रखा 1, 2/3। अब यहाँ इसका एलसीएम लिया तो 3 - 2, तो 1/3 अपना नीचे बचा, जो पलट के वापस ऊपर गया तो हो गया 3/1 बराबर 1 - 2/3 n। ये तो हो गया n पदों के योग का सूत्र। अब इसमें लिखा है कि प्रथम 5 पदों के योग का सूत्र लिखाओ, तो यहाँ n बराबर अपन कितना लिखेंगे 5, n बराबर रखा ये 5, 2 को 5 बार गुणा किया, 2 × 2 × तो 32 आया, और 3 × 3 को 5 बार किया तो 243 आया। अब इसका एलसीएम लिया तो 243 - 32/243, 243 में से 32 माइनस किया तो आया 211, और सोल्व किया तो 5 पदों के योग आया 211/81। नेक्स्ट, जीपी दी हुई 3, 3/2 और 3/4 के कितने पदों का योग 3069/512 है। a बराबर दिया हुआ है 3, r बराबर 3/2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया और बचा 1/2, जो कि 1 से क्या है छोटा, और योग दिया हुआ है अपने पास ये Sn बराबर a 1 - r की घात n अपॉन 1 - r, क्योंकि छोटा है इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगा है। Sn की जगह ये फॉर्मूला लिखा है, Sn की जो वैल्यू दी हुई है, a की जगह रखा 3 और r की जगह रखा ही। अब अपन को n की वैल्यू निकालनी, तो इस संख्या का सभी का पक्षांतरण करना होगा। 1 में से 1/2 गया तो 1/2 बचा है, कोई 1/2 ये रह गया, और ये 3 जो है वो इधर आ गया बटेवे में, 3 से ये कैंसिल होकर आ गया 1023/512। अब इस 2 को भी अपन इधर ले आए। अब यहाँ 1/2 था, ये 1/2 यहाँ गया तो ऊपर हो गया 2/1, और वो 2 फिर आया तो ये वापस नीचे आया, यहाँ पर आया ये 2 बराबर 1 - 1/2 n। अपन को वैल्यू निकाली n, अब इस 1 का भी पक्षांतरण करेंगे, तो ये माइनस, तो 1/2 n को तो अपन ले आए इधर और इसको ले गए 1 - ये,
गुणा कर लिया, 2 को 512 से गुणा किया तो 1024, 1 माइनस 1023 बटे हुए 1024। एलसीएम लिया तो 1024 में से 1023 घटाया तो कितना बचा, 1 बटे हुए 1024। 2 आधार नीचे तो अपन इसको भी पलट सकते हैं, 1 की घात n तो 1 ही होता है, तो 2 की घात n बराबर हो गया 1024। ऐसे में जब भी घात में n की वैल्यू निकालनी है गुणोत्तर श्रेणी में, इधर n आ रहा तो आधार दोनों का समान हो उनका, यानी इस 1024 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से। ये अभाज्य गुणनखंड किया, उसके बाद आगे मैंने छोड़ दिया कि 2 का भाग 64 में दिया 32 आया, वो आपको करना कंप्लीट। 2 की घात आ गया 10, 4 बार तो कर लिया था और 64 होता है 2 की घात 6 के बराबर, इसीलिए यानी n आधार समान हो गया, n बराबर हो गए हैं 10। नेक्स्ट, एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल है 13 बटे हुए 12 और उनका गुणा है -1, तो सार अनुपात तथा पदों को ज्ञात कीजिए। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना कि अपन को वैसे तो अपन गुणोत्तर श्रेणी में क्या लेते हैं, ए आर स्क्वायर, पर जब मानना हो 3 पदों को तो मानने के लिए अपन पद ऐसे लेते हैं, ए बटे हुए आर, ए और ए आर, ये भी गुणोत्तर श्रेणी में है, क्योंकि ए बटे हुए आर को अपन ने आर से गुणा किया तो आ गया ए, फिर ए को आर से गुणा किया तो ए आर, यानी जब भी अपन को 3 पदों को मानना हो तो इसी ढंग से मानेंगे। और अगर 5 पदों को मानना है तो ए आर स्क्वायर और यहाँ ए अपॉन आर स्क्वायर मानेंगे, जिससे कि आगे की इक्वेशन जो बनती है वो सोल्व हो जाती है। यदि अपन इसको मान लेंगे ए आर और ए आर स्क्वायर तो आगे सोल्व नहीं होगा। अब ए गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 13 बटे हुए 12, यानी ए अपॉन आर प्लस ए आर बराबर हो गया 13 बटे हुए 12। इसका एलसीएम ले लिया आर, ए प्लस ए आर स्क्वायर बराबर 13 बटे हुए 12। आर जो अपने एलसीएम लिया है, 1 मिनट, नेक्स्ट जो अपनी इक्वेशन दी हुई है उनका गुणा है -1, इन तीनों को किया गुणा, ए अपॉन आर इंटू ए आर बराबर -1, आर से आर कैंसिल हो गया। तो ये सिमेट्री बिठा कि जब भी गुणा दिया हुआ इसीलिए अपन पदों को इस ढंग से मानते हैं। तो ए क्यूब बराबर हो गया -1, यानी कि ए बराबर हो गया -1। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर -1 यहाँ रख दिया तो 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर बराबर 13 बटे हुए 12। इस आर को तो गुणा किया 13 से और इस 12 को किया इनसे गुणा और -1 भी इनसे गुणा हो गया, ये बराबर 13 आर। पक्षांतरण किया तो 12 आर स्क्वायर प्लस 25 आर प्लस 12 बराबर 0। द्विघाती सूत्र लगाएंगे, ए बराबर है 12, बी बराबर है 25 और सी बराबर है 12। आर बराबर -b प्लस -b स्क्वायर -4ac बटे हुए 2a। 25 का स्क्वायर 625, इसको गुणा किया तो 576 बटे हुए 24। 49 आया और 49 का वर्गमूल होता है 7, तो -25 प्लस -7 बटे हुए 24। एक बार लिया प्लस में लिया और एक बार लिया माइनस में। माइनस अगर अपन लेते तो -25 -7 तो माइनस का 32 बटे हुए 24 जो कि आ गया माइनस का 4 बटे हुए 3, और प्लस चिन्ह जो अगर लेते हैं तो माइनस का 18 बटे हुए 24 जो माइनस का 3 बटे हुए 4। अब जैसे अपन ने यहाँ से लिया है तो 3 पद क्या होते हैं, ए अपॉन आर, ए और ए आर। ए है अपना -1 तो -1 बटे हुए -4 बटा 3 -1 और ए आर -1 इंटू माइनस का 4 बटे हुए 3। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 3 बटे हुए 4 -1 और 4 बटे हुए 3। ऐसे ही -3 बटे हुए 4 की भी वैल्यू रखेंगे तो इसको आपको करना है कंप्लीट। नेक्स्ट, अनुक्रम दिया हुआ 7, 77, 777, यानी एक जैसे पद जो दिए हुए हैं उसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए ये गुणोत्तर श्रेणी में नहीं है, इसका इसमें भाग 11 बार जाता है, या इसको 11 से गुणा करें तो ये आता है, पर इसको 11 से गुणा करें तो ये नहीं आता है। यानी ये अनुक्रम गुणोत्तर न तो गुणोत्तर श्रेणी न समांतर श्रेणी है, एक विशेष प्रकार की अनुक्रम है जिसके सभी पद एक समान हो। इसकी जगह क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है सब जगह 3 3 3 लिखा हो, या सब जगह 4 44 444 लिखा हो, 5 5 5 लिखा हो। तो सभी क्वेश्चन को करने का एक ही मेथड है, SN इनको लिख दिया, n पदों का योग निकालना है इसलिए इसमें जोड़ का चिन्ह लगा दिया है। जो कॉमन चीज है उसको कॉमन बाहर लेना है, 7 को बाहर लेना है, ठीक है। उसके बाद
हर एक संख्या को 99 में बदलने के लिए 9 के टर्म में बदलने के लिए उसको ऊपर भी 7 से 9 से गुणा करना और नीचे भी 9 से गुणा करना है। सभी क्वेश्चन का सेम पैटर्न रहेगा। तो नीचे 9 से गुणा किया जो तो ये रहा, और ऊपर 9 से गुणा किया तो ये 9 से गुणा किया, 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ये गुणा किया तो ये रहेगा। अब ये जो पद है इनको 10 - 1 से लिखना है। ये 10 - 1 हो गया, ये 10 का स्क्वायर -1 हो गया क्योंकि 100 - 1 है, ये 1000 - 1 है, इस ढंग से है। अब इसके ये पद तो गुणोत्तर श्रेणी में 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब, इनकी छटनी तो कर ली अपन ने अलग, और माइनस ये 1 1 1 की छटनी कर ली अपन ने अलग। ये गुणोत्तर श्रेणी में है जिसका पहला पद a बराबर तो है 10 और r बराबर भी 10 ही है, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100/10 जो 10 ही होता है। अब 10 क्या है, बड़ा है। अब इसका योग करेंगे a r की घात n - 1 अपॉन r - 1, और ये 1 जो है वो n बार है तो ये n 1 × n, इसका योग डायरेक्ट ही हो गया। 1 1 1 तो 1 n बार है तो n हो गया। 10 10 की घात n - 1/10 - 1 -n और 7/9 है ये से। अब 10 - 1 कितना हो गया, 9। आप चाहो तो इसमें एलसीएम ले लिया या यहाँ तक 10 - 1 हो गया 9, तो 9 को इससे भी गुणा किया तो 9n हो गया। 10 × 10 की घात n, 10 की घात n + 1 हो गया। 10 × -1 जो माइनस का 10 हो गया, और वो 9 बाहर भी आ जाएगा, इसमें स्क्वायर में भी तो ये इसके योग का फॉर्मूला बन गया है। अब जितने भी पदों का अपन को योग निकालना, वहाँ n बराबर, जैसे 5 पदों का निकालना तो n बराबर क्या रख देंगे, ये 5 रख देंगे। इसी ढंग से सवाल, कितने ही सवाल वैसे से, जैसे 7 का किया वैसे 5 का, 3 का, 2 का, किसी का भी योग अपन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति की 10वीं पीढ़ी तक पूर्वजों की संख्या कितनी होगी? 10 पीढ़ी तक पूर्वजों की संख्या कितनी होगी, जबकि उसके 2 माता पिता, 4 दादा दादी, 8 परदादा दादी तथा आगे भी इसी प्रकार से है। यानी शुरू में 2 है माता पिता, उसके बाद 4 हो गए और फिर 8 हो गए, तो ये गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ रहा है। देखो 2 को 2 से गुणा किया तो 4, 4 को 2 से गुणा किया तो 8। पूर्वज किसमें है, गुणोत्तर श्रेणी में है। और 10 पीढ़ी तक पूर्वजों की संख्या, इनका टोटल निकाल, 10वां पद नहीं निकालना है, इनका टोटल निकालना है कि 10 पीढ़ी तक टोटल पूर्वज कितने हो जाएंगे। अगर ये पूछा जाए कि 10वीं पीढ़ी में कितने पूर्वज हैं, तो 10वीं पीढ़ी में इसका मतलब ऐसे वो ATN निकालना होता है, पर 10 पीढ़ी तक के पूर्वज का मतलब शुरू से लेकर 10 पीढ़ी तक का टोटल निकालना है। A बराबर हो गया 2, R बराबर 4/2 बराबर 2। या तो ऐसे निकालो R बराबर कि द्वितीय पद अपॉन फर्स्ट टर्म, और तो 2 आया, और या यूं पता करो कि आपको कौन सी संख्या से गुणा हो रहा है। 2 को 2 से गुणा किया तो 4, 4 को 2 से गुणा किया तो 8। ऐसे भी R 2 आ रहा है और ऐसे भी अपन निकाल सकते हैं। अब क्योंकि अपना R जो है वो 1 से बड़ा आया है, इसीलिए फॉर्मूला ये वाला लगा, a r की घात n - 1 अपॉन r - 1। a की जगह रख दिया 2, 2 की घात 10 - 1/2 - 1, 2 की घात 10, 2 को 10 बार गुणा किया तो 1024 - 1, तो 1023 × 2 2046 है। यानी 10वीं पीढ़ी तक अगर इसी क्रम से उनके पूर्वज बढ़ते हैं तो इतने पूर्वज होते हैं। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 17, ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसको 1 और 256 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। इधर तो है 1 और इधर है 256, और 3 संख्याएं अपन को एंटर करनी है और ये गुणोत्तर श्रेणी में होना चाहिए। तो पहला पद तो हो गया 1, और ये जो 256 है ये 5वें नंबर का पद है। देखो कुल पद क्योंकि 5 हो गए हैं तो 5वें नंबर का हो गया 256। गुणोत्तर श्रेणी में 5वें पद को अपन लिखते हैं a r की घात 4 बराबर 256। एक की जगह रखा 1 तो r की घात 4 बराबर हो गया 256। r की वैल्यू निकालने के लिए r बराबर हो गया 256 की घात 1/4, 2 की घात 8/4, यानी 2 स्क्वायर r बराबर हो गया 4। पहला पद 1 है, 1 × 4 तो 4, फिर 4 × 4 16, 16 × 4 64, और 64 × 4 ये गुणोत्तर श्रेणी में आ गए। नेक्स्ट, कि समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य में क्या संबंध होता है? 2 संख्याएं a और b का समांतर माध्य को अगर अपन am से डिनोट करें और गुणोत्तर माध्य को gm से डिनोट करें तो इन दोनों में am और gm में क्या संबंध होता है? समांतर माध्य हम जानते हैं कि होता है a + b/2, और गुणोत्तर माध्य होता है √ab।
दोनों फॉर्मूले अपन पहले प्रूव कर चुके हैं। तो a माइनस जी, ए एम माइनस जी एम, इसमें से अगर इसको घटाते हैं तो ये आंसर होता है a प्लस बी अपॉन 2 माइनस रूट ए बी। 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। और ये जो है ऊपर वाला देखो रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर ही है, रूट ए माइनस, क्योंकि इसको अगर खोलते हैं तो रूट ए का स्क्वायर ए, ये कही रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन 2। और किसी भी संख्या का अगर अपन स्क्वायर करते हैं तो हमेशा धनात्मक आता है, यानी a माइनस जी जो है हमेशा धनात्मक संख्या है। इसका मतलब यह कि a की वैल्यू हमेशा g से क्या होती है, बड़ी या बराबर होती है। समांतर माध्य कभी भी गुणोत्तर माध्य से छोटा नहीं हो सकता। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यदि दो धनात्मक संख्या a और b के बीच समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 और 8 है तो संख्याएं a और b ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य दिया हुआ है 10, तो दो संख्याओं का समांतर माध्य होता है a प्लस बी अपॉन 2, जो कि 10 दिया हुआ है, यानी a प्लस बी बराबर हो गया 20। और गुणोत्तर माध्य को कहते हैं रूट ए बी, बराबर दिया हुआ है 8, तो ए बी बराबर हो गया रूट का इधर क्या तो पक्षांतरण तो स्क्वायर में होता है, तो ए बी बराबर हो गया 64। इस तरह की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए जनरली ये बहुत बार काम में आता है। a प्लस बी दिया और गुणा दिया, अगर अपन प्रतिस्थापन करेंगे या b बराबर लिखेंगे 64/a तो बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। a प्लस बी दिया हुआ है तो अपन को a माइनस बी का फॉर्मूला बनाना होगा, या यहाँ पर a माइनस बी दिया हुआ है तो अपन को a प्लस बी का फॉर्मूला बनाना होगा। तो a माइनस बी का क्या फॉर्मूला, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। जैसे अपन इसको खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 4ab। तो प्लस 2ab से माइनस 2ab कैंसिल हो गया, माइनस 2ab इसके ही लिया गया, यानी माइनस का फॉर्मूला बनाना है तो प्लस वाले फॉर्मूले से माइनस 4ab लिख लो, और ऐसे अगर प्लस का फॉर्मूला बनाना है तो इधर प्लस 4ab लिख दो। क्योंकि प्लस का फॉर्मूला बनाना है तो यहाँ से माइनस 2ab आएगा, उसको माइनस 2ab तो कैंसिल कर देगा और बचेगा जो 2ab वो इसको कैंसिल, इसके बराबर हो जाएगा। अब अपन को a प्लस बी तो दिया और a माइनस बी निकाला, ये वाला फॉर्मूला कहाँ मिलेंगे, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a प्लस बी कितना हो गया 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 64, 400 माइनस 256 144, यानी a माइनस बी बराबर हो गया प्लस माइनस 12, 144 का वर्गमूल प्लस माइनस 12। और ये a माइनस बी प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। पहले अपने प्लस लिया है प्लस 12, तो a माइनस बी बराबर हो गया प्लस 12 और a प्लस बी बराबर हो गया 20। इसको और इसको प्लस किया तो 20 से b कैंसिल हो गया, 2a बराबर 20 और 12 हो गया 32, a बराबर हो गया 16, a की वैल्यू यहाँ रखी तो b बराबर हो गया 4। अब अगर ऐसे माइनस चिन्ह लेते हैं a प्लस बी बराबर 20 और a माइनस बी बराबर माइनस 12, वापस इसको प्लस किया तो 2a बराबर हो गया 8, a बराबर हो गया 4 और b बराबर हो गया 16। तो संख्याएं 4 और 16 या 16 और 4 दोनों का मतलब एक ही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग ज्ञात करना। अब तक जो अपन ने योग किए हैं वो n पदों के योग को सूत्र किया है। अगर गुणोत्तर श्रेणी अनंत तक चलती है, सूत्र अपन पहले देख चुके हैं, a बराबर 0.3 और r बराबर 0.18/0.3 जो कि 0.6 है। अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग का सूत्र होता है a/1 माइनस r, क्योंकि r 1 से छोटा है। तो 0.3/1 माइनस 0.6, 1 में से 0.6 को माइनस किया तो आया 0.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया तो s इन्फिनिटी का आंसर आया 3/4। ऐसे ये गुणोत्तर श्रेणी है a बराबर 1 और r बराबर 1/3, क्योंकि 1 को 1/3 से गुणा किया तो ये आया s इन्फिनिटी बराबर a/1 माइनस r। वैल्यू रखी a/1 माइनस r की जगह का 1/3, तो s इन्फिनिटी आ गया 3/2। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे।